सर हरिद्वार उत्तराखंड से है और सबसे परिचित है। 2 दिन हो गए हम उनके जीवन के अनुभव पर चर्चा हो रही है। वो हमारे साथ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय पवन कुमार सर। जी, धन्यवाद रंजना जी। बहुत सुंदर आज का योग सत्र के साथ ही सत्र का आज संचालन भी हुआ। और मैं पिछले 2 दिन से जो मेरी चर्चाएं चल रही हैं उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और आज जो विषय मैंने चुना वो कल से ही मिलता जुलता है, कल ही का कंटिन्यूशन है। डॉक्टर दुबे ने कल एक बात कही थी, वो सुनने वाली बात पर। तो जब वो उन्होंने ये बात कही तो मेरे जीवन के कुछ अनुभव इस विषय पर, ये भी मैंने उसको याद किया और मैं आज उसी से करूँगा। और अपनी बात को आज मैं कम शब्दों में बोलना चाहूँगा अपने अनुभव सुनाने के बाद। लेकिन मेरा अनुरोध ये भी रहेगा कि संचालन जब हम करेंगे, जो भी संचालन करेंगे, वो उसके बाद वाले सत्र में प्रश्न के बाद अगर समय मिलता है तो कुछ चुनिंदा हमारे साथ के योगाहार के सदस्य अपने अनुभव भी अगर सुनाते हैं कि उनका अनुभव इस विषय पर कैसा रहा है, क्या उन्होंने अनुभव किया है व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, जहाँ भी इस तरह की चीजें रही हैं, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो हमारा ये सत्र चर्चा आधारित भी हो जाएगा, अनुभवों का आदान प्रदान भी हो जाएगा। तो डॉक्टर दुबे ने कल चर्चा की थी सुनने के ऊपर कि सुनने की शक्ति कैसे आई, क्या हुआ। लेकिन उसी से मिलते जुलते जो मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के अनुभव रहे, वो ये थे जो कल मैं बात कर रहा था कि हमने जंगलों में काम किया, फिर हमने बाकी कृषि में काम किया, अन्य चीजों पर काम किया। तो हमारे काम का के बारे में लोगों में उत्सुकता होने लगी, लोग आने लगे हमारे पास, विजिट्स करने लगे। और एक बार तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ सरकार की एक एकेडमी है, बहुत नज़दीक थी हमारे, 50 किलोमीटर दूर में। तो वहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी। तो जब आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती थी उनकी 4-5 दिन की, बीच में उनको एक ब्रेक की भी आवश्यकता लगती थी। तो ऐसा एक वहाँ पर एक कार्यक्रम उनका चला कि उन्होंने कहा कि चलो आपको हम ये विकासोन्मुख गतिविधियों की कुछ एक संस्था यहाँ पर काम कर रही है, आपको वहाँ पर विजिट करा देते हैं। और तो ऐसा उनका एक शेड्यूल बन गया। अब ये शेड्यूल बन गया उस समय 90 के दशक था, मिड 90s की बात, ये 90, 95, 96 ऐसे की बात होगी। तो उसमें उन्होंने हमें चुना और क्योंकि हमारे कार्य समग्र रूप से चल रहे थे ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में, तो वहाँ पर विजिट होने से पहले, क्योंकि उस समय का ज़माना भी ज़रा था भी और आज भी ऐसा ही है कि आईएएस ऑफिसर आएँगे तो 15-20 लोग अगर आएँगे तो पता नहीं क्या सोचें और क्या छवि बने, और वाक़ई हम लोगों ने काम किया या नहीं किया। तो हमारी पहले एलआईयू इंक्वायरी हुई पूरी। ये पूरी एलआईयू की टीम ने चुपके-चुपके, बाद में हमें पता लगा, चुपके-चुपके और वैसे भी आकर के विज़िट किया, हमारे कार्यों को देखा, हमारे ऑफ़िस को आके देखा, हम जहाँ रहते थे वहाँ भी आकर के देखा। एक समग्र रूप से उन्होंने अपनी इंक्वायरी ली और ये समझने के लिए कि हम वाक़ई कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब ये चीज़ में क्लीयरेंस मिल गया उनको और बात क्लियर हो गई, तब उसके बाद ये अधिकारियों की विज़िट्स होने लगी। साल में 5-6 विज़िट्स तो ऐसे ही हो ही जाती थी और ये सिलसिला जो है वो चलते रहता था। और उसका एक हमने सिस्टम बना लिया था कि हम ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, ज़्यादा पंडाल नहीं लगाएँगे, ये नहीं करेंगे। हम इनको गाँव के रास्ते से पैदल ले जा कर के 1 डेढ़ किलोमीटर के जंगल के रास्ते से इनको वॉक कराते हुए ले जाएँगे। वहाँ पर हमारे जो समूह बने हैं, महिला समूह है या पुरुष समूह है, उनको एकत्रित करके उनका एक सिस्टम बना लिया था कि पहले वो इतनी शक्ति हमें देना दाता है उसके साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद में फिर हम अपने कार्यों के बारे में बताएँगे। वनों में उन्होंने क्या किया, आंगनवाड़ी में उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य में उनका क्या अनुभव रहे हैं। तो ऐसा करते हुए करीब आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा का उनका एक अपने कार्यों का एक प्रस्तुतिकरण ज़मीन में बैठ कर के, कोई ऐसा कुछ विशेष कार्यक्रम नहीं। गाँव का वहाँ पर आँगन थे, उसमें बैठ कर के दरी बिछा दी, कुछ कुर्सी बिछा दी, जितनी भी वहाँ पर व्यवस्था हो सकती थी। ज़्यादा कुछ चक्करबाज़ी नहीं रहती थी कि बहुत कुछ
तामझाम कर रहे हैं। पानी इनको पिला दिया, चाय पिला दी, नमकीन बिस्कुट खिला दिए। बस ऐसा करते हुए अगर उनके कोई प्रश्न है, तो उसमें प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया और फिर ये वापस चले गए। करीब ये 2 या आधा घंटा गाँव पहुँचने में, 1 डेढ़ घंटा गाँव में, आधा घंटा वापस जाने में, और फिर ये वापस चले जाते थे और वापस जा कर के जहाँ पर इनका इन्होंने फीडबैक देना होता था, जो भी है वो देते थे। तो ऐसे हमारे कई सारे विज़िट्स हमारे क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों के द्वारा, आईएएस भी थे, आईएफएस भी आए, आईपीएस भी आए, कई सारे लोगों ने आकर के, तो हम इनके तामझाम में लग जाते थे और इनकी तैयारी में लगते थे। शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बाद में सिस्टम सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया और सब कुछ एक लयबद्ध तरीके से चल रहा है। फिर एक दिन ये 2-3 साल तक ये क्रम ऐसे ही चल रहा था और इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में हम एक कार्यक्रम पानी के ऊपर कर रहे थे, जो कि स्वजल के नाम से शुरुआत हुई थी। ये पानी का जो कार्यक्रम था, ये उत्तराखंड और उत्तराखंड तो बना ही नहीं था, मतलब जो उत्तरांचल जिसको हम कहते थे, उसके और बुंदेलखंड के 9 जिलों में कार्य इसने करना शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो चूँकि हमारा हमारा हम नज़दीक थे काठगोदाम की, वहाँ रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन से, और हमारे गाँव भी रिलेटिवली नज़दीक थे, और तो उनकी विज़िट्स भी हमारे वहाँ होने लगी। तो एक गाँव जो हमारा सबसे नज़दीक था, जो रेलवे लाइन के नज़दीक था, वो इस तरह का था कि वो वैसे तो नज़दीक था औरों के मुकाबले, लेकिन उसमें चढ़ाई करनी पड़ती थी, पैदल चलना पड़ता था। तो करीब 2 ढाई 3 किलोमीटर की का जो रास्ता था, वो चढ़ाई में था। तो उसमें पहुँचने में करीब 1 सवा घंटे का समय लग जाता था। तो ये जो अधिकारी आए, विश्व बैंक के अधिकारी आए या जो अन्य उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी आए, इनको अपने जो कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर विज़िट करनी ज़रूरी थी। तो चूँकि हम नज़दीक थे, तो हमारे वहाँ 1 घंटा इनको गाड़ी से और उसके बाद करीब डेढ़ घंटा, सवा घंटा पैदल चलने पर जाना पड़ता था। तो हमने ये गाँव का चयन इसलिए किया क्योंकि जब हम मीटिंग में जाते थे और सरकार की मीटिंग होती थी, तो बोलने के वो अवसर हमारे पास बहुत कम होते थे, और जो भी बोलते थे वो सामने से ही बोलते थे और फिर ज़्यादा हमारी बात को ज़्यादा नहीं दिया जाता था। तो जब हमने ये गाँव का चयन किया और ये लोग आए और विश्व बैंक के अधिकारी या सरकारी अधिकारी आए, जब वो सवा डेढ़ घंटा ऊपर चढ़ने पर वो पहुँचे और उसके बाद उन्होंने पसीना पोंछा और फिर वो गाँव में बैठे, तब जाकर के हमने देखा कि उनके जो प्रश्न हैं, उनकी गुणवत्ता में अंतर आ गया है। वो जो बात अपनी एसी के कमरे में बैठ के लखनऊ में होती थी, वो गाँव में वो वो प्रश्न नहीं आते थे, वो चीज़ें नहीं होती थी, और उनकी संवेदनशीलता ज़रा-सी बढ़ गई, और वो उन्होंने वाक़ई लोगों को सुना। और सुन के उन्होंने एप्रिशिएट किया कि ये ऐसी परिस्थिति में भी जब लोग रहते हैं, और ये नज़दीक के गाँव थे, ये हमारे नज़दीक के थे और दूर के भी दूरस्थ गाँव भी थे। लेकिन वहाँ तक के हम इनको नहीं ले पाए, नहीं ले गए क्योंकि वो संभव ही नहीं था। तो नज़दीक के गाँव में जाकर के विश्व बैंक के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, इन्होंने लोगों की बात को सुना और उसके बाद अपना एक मन बनाया। उसके आधार पर शायद जो भी उनकी समझ पाए या उन्होंने जो कुछ किया, शायद इसकी वजह से ये कार्यक्रम हमारा अच्छी तरह से चल पाया। आगे उसकी जो शीर्ष में बैठे अधिकारी थे, आईएएस भी थे उसमें, तो उन्होंने संवेदनशीलता तरीके से कार्य किया। और मुझे ये बताते हुए भी अच्छा लग रहा है, आज याद आ रहा है मुझे कि उत्तर प्रदेश में उस समय हमारा एक गाँव, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर था पैदल रास्ते में, उस पर उसको उसका एग्रीमेंट साइन करने के लिए, जिसमें गाँव समाज का एक प्रतिनिधि, एक संस्था की तरफ से मैं, और यहाँ से एक बड़े उच्च अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के आकर के हमने ये पहला गाँव बना इस परियोजना में, जहाँ पर हमने गाँव में जाकर के 3 पक्षों ने आपस में एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन में एक पानी की पाइपलाइन और हर एक गाँव में पूर्ण रूप से शौचालय बनाने का प्राविधान रखा गया था, और ये हमारी
जब एग्रीमेंट साइन हुआ उस समय की बात थी। और जब कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो गया, 100% वहां पर शौचालय बन गए, पूर्ण रूप से शौचा 100 मतलब शौचालय प्रत्येक घर घर में पहुंच गए। तो उसके बाद हमने एक कार्यक्रम और स्थापित किया, और वो कार्यक्रम था, उसका नाम दिया वीआईपी। वीआईपी का मतलब विलेज इमर्शन प्रोग्राम। गांव में आप रह करके 24 घंटा गांव में गुजारेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि ये पाइपलाइन का जो कार्य हुआ है उसमें पानी गांव घर से उस जहाँ पर पानी की स्टैंड लगा है वहां पर जाने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर वहां पर पानी आ रहा है, पानी की गुणवत्ता कैसी है, और वापस आने पर कितना समय लग रहा है। फिर जहाँ से स्रोत से पानी आया है, यहाँ पर सोर्सेज होते थे, ट्यूबवेल तो थे नहीं, ऊपर पहाड़ी से वो कितनी दूर से ये पाइपलाइन आई है, और वहां से पाइपलाइन आने में वहां पर कैसी स्थिति रखी गई है, यानी हर एक रूप से उस गांव को समझने का प्रयास करना 24 घंटे में। तो हम शाम को 4 बजे पहुंच गए, और अगले दिन 4 बजे ही हमें एग्जिट करना था। और खुशी की बात यह है कि मेरे साथ उस वीआईपी के कार्यक्रम में मेरे साथ विश्व बैंक के एक उच्च अधिकारी आए। उन्होंने मेरे साथ ही एक ही कमरे में हम लोग रहे, क्योंकि ज्यादा व्यवस्थाएं होती नहीं थी। और बाहर जो शौचालय, सार्वजनिक शौचालय थे, उसी में हमने उपयोग किया। और इस 24 घंटे पर हमने लोगों के साथ, गांव वालों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, युवाओं के साथ अलग अलग बैठकें की। बहुत ही साधारण तरीके से, कोई पंडाल नहीं लग रहा है, कोई भाषणबाजी नहीं हो रही है, कोई फालतू की चीजें नहीं हो रही है, कोई फूल माला नहीं लगा रहा है। और उसमें ये समझने का प्रयास किया गया कि पहले क्या स्थिति थी, और अब की स्थिति में कितने घंटे की हमारी बचत हुई। पहले पानी लाने में एक ग्राम की महिलाओं को कितना समय लगता था, परिवार को, और अब कितना समय लग रहा है। जाहिर है, अब क्योंकि स्टैंड पोस्ट नजदीक था, 20 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर, तो पहले के मुकाबले समय जो है बहुत कम लगा। तो समय की बचत, इसके अलावा शौचालय जाने में और बाकी चीजों करने पर वो कितना समय लग रहा है, पहले कहाँ पर जाते थे अब कहाँ पर जा रहे हैं, पहले जहाँ पर जाते थे वहां पर अब सैनिटेशन की क्या स्थिति है। तो ऐसी एक तुलनात्मक रूप से लोगों के साथ बातचीत की गई, उनको समझाया गया, उनको सुना गया, उनकी बातें नोट की गई, और वापस आकर के हमने अपनी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण आगे किया गया, आगे बड़े फोरम पर इसकी प्रस्तुतिकरण किया गया। तो कुल मिलाकर के हमारे गांवों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, इसको समझने के लिए गांव में रहना, गांव के लोगों के साथ साधारण तरीके से व्यवहार करना, किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं कि हमें वापस जाना है, ये करना है। तो 4 बजे से 4 बजे तक का समय हमारा बड़ा सुंदर तरीके से किया। और ये कार्य फिर और जगह पर भी, कुछ जगह पर बहुत जगह तो नहीं हो पाया, सब जगह तो होना संभव नहीं था, लेकिन कुछ जगह पर इस तरह से ये कार्य करते हुए हमने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। और इसी क्रम में करीब 33 गाँवों में हम पाइपलाइन या इन्फिल्ट्रेशन वेल्स जो कहते हैं यहाँ पर पहाड़ों में, उस तरह से पानी की व्यवस्था की गई, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसाती पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्थाएं की गई। और उसमें कई जगह पर 100% तो नहीं हो पाया, 33 जगह पर, लेकिन कम से कम 20 गाँव में तो 100% शौचालय हमारे 100% हो गए। और उससे लोगों की जिंदगी में, उनके स्वास्थ्य में, उनके समय में बहुत कुछ बचत हो पाई। और फिर सवाल ये हुआ कि पहले के मुकाबले अगर हमारे 2 घंटे की बचत हो जा रही है, 2.5 घंटे की बचत हो जा रही है, तो इस बाकी समय का उपयोग क्या किया जाना चाहिए, या उसमें कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो हमने अपने जो हमारा कृषि का अनुभव था, उसमें बेमौसमी सब्जी उत्पादन के कार्य को हमने इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया, और महिलाओं के साथ मिलकर के इसको करने का प्रयास किया। उससे भी थोड़ा बहुत इसमें जीवन में सुधार हुआ, और कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही बढ़िया कार्य इस चीज में हुआ। इसी क्रम में एक और अनुभव हमारा ये रहा, जो कि बड़ा हास्यास्पद रहा, कि एक बार जो ये आईएएस ऑफिसर्स आ रहे थे हमारे गांव में, एक बार तो ये हुआ कि अब तो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, जिनको 25 से 30 साल का अनुभव हो गया।
और इनके लिए तो आपने तो इतने दूर इनको चलाना, वक्त इनको 1.5 किलोमीटर वाला गाँव नहीं चाहिए, इनको तो नजदीक वाला गाँव चाहिए। देखा ठीक है, अब ये नजदीक वाला गाँव में इनका इंतजाम करते हैं। तो गाँव में ये गाँव को ढूंढा, हमारे कई सारे गाँव उसके नजदीक भी थे, तो वहां पर एक व्यवस्था की गई। और केवल 5 या 6 अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारी, भारत के अलग अलग जगह से और अलग अलग जगह पर, बहुत सीनियर लेवल पर उनका आने का हुआ, आगमन हुआ। 50 मीटर की दूरी पर थोड़ा सा चलना ही था, तो वहां पर हमने उनकी व्यवस्था की। लेकिन जैसा होता था, हम मीटिंग से पहले गांव के जो चुनिंदा लोग हैं उनके साथ या महिलाएं हैं उनके साथ हम मीटिंग करते थे कि कल या परसों ये आएंगे, इनके साथ आपने जो भी बातचीत करनी है। तो आप, ये काफी समय से 2-3 साल से ऐसा सिलसिला चल रहा था। तो इस बार जब ये बहुत ही सीनियर अधिकारियों की बात हमारे पास पहुंची, तो मैं जब गांव में गया और मैंने कहा कि इस बार हम केवल महिलाओं के साथ इनकी बात कराएंगे। और क्योंकि ये एक उच्च लेवल पर है और हो सकता है कि इससे महिलाओं की कई बार बातें जो हैं दब जाती हैं। इस बार ये 5-6 लोग हैं और हम भी करीब 8-10 महिलाओं को इकट्ठा करेंगे, जो कि कई सारे गाँव की हैं, और इनकी सामने से बात कराने की प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी तक के क्या होता था कि हम अपनी बात कहते थे या महिलाएं अपनी बात कहती थी, सामने की तरफ से कोई बात नहीं हो पाती थी। तो इस बार जब हम पहले उनसे मुलाकात की और मैंने ये कहा कि देखिए, अभी इतने समय से ये लोग आ रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। ये सब लोग तो आपसे पूछ के चले जाते हैं, लेकिन आपने तो अभी तक इनसे नहीं पूछा। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये लोग कैसा करते हैं, ये लोग क्या कार्य करते हैं, ये किस पद पर हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम करेंगे। मेरे साथ तो बड़े अच्छे संबंध हो गए थे, बुजुर्ग महिलाएं थी सब, ये बहुत बढ़िया तरीके से उनसे बातचीत हो जाती थी, मजाक हो जाता था। तो हमने कहा चलो ये तो अच्छा, ये हो गया, ये सब तैयार भी है और इनके अंदर वो भी है। तो अगले बार अगले दिन जब ये अधिकारी आए, इनके साथ परिचय सत्र हुआ, इनका नाम हुआ। इन्होंने सबके नाम पूछे, उन्होंने कहा मैं फलाना महिला मंगल दल से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं इस गाँव से हूँ। इनका फिर अभी वहां से तो ये महिलाओं में से एक ने, कुंती देवी ने कहा कि अच्छा हमने तो अपनी बात बता दी है, अब आप भी अपने बारे में बताइए। तो ये उल्टा उन्होंने परिचय देना शुरू किया, जो प्रक्रिया हो रही थी वो उल्टी होनी शुरू हुई। तो एक अधिकारी आए, उन्होंने कहा मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, जो भी करता हूँ। अगले ने कहा मैं चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। तो दूसरी महिला ने कहा कि अच्छा आप करते क्या है, लेकिन आप बताइए आप करते क्या हैं? तो ये अधिकारी जो है ना, जरा सी इनको, इनसे किसी के पूछने की हिम्मत नहीं रही होगी मेरे ख्याल से इस पद पर आके, कि आप करते क्या है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन करता क्या है। तो उसने कहा कि वो हमारे वहाँ जो वो आती है ना, शिप आती है, ऐसा अंग्रेजी में बोला, जो शिप आती है ना, जो नाव आती है, वो आगे जब पोर्ट में आती है, जब वो बंदरगाह में आती है, तो उनका मैं संचालन देखता हूँ। तो महिलाएं बोल रही हैं आप लेकिन आप करते क्या है, आप आपका क्या भूमिका है, आप करते क्या है, वो अपने से तुलना कर रही हैं। वो तुलना करता हुआ एक उसमें कह रही है कि देखिए जैसे हम जंगल में जाते हैं ना, हम लकड़ी सर में रख के लाते हैं, पानी सर में रख के लाते हैं, तो उसके बाद हम गांव में आते हैं। तो गांव में आकर के ये हमारा बोझ हमने पूरा कर लिया, इससे हमारा कार्य पूरा हो गया। आपके उसमें ऐसा क्या होता है कि जिससे कि आपको लगता है कि आपका कार्य पूरा हो? मैं सच में बताऊं, वो आईएएस ऑफिसर हक हक पका गए, उनके उसमें से जवाब नहीं निकला। दूसरे ने मोर्चा किया कि इसका अर्थ ये है, ऐसे करके उन्होंने इसको लपेटा। और एक एक करके फिर तो महिलाओं की, आप जानते ही हैं महिलाओं को जरा सी थोड़ा सा उसमें आ जाती है, तो फिर वो तो एक एक करके सबने उनकी सबकी क्लास लेना शुरू किया, सबका पूछना शुरू किया विस्तार पूर्वक, और डिटेल में उनके साथ बातचीत की। तो ये चर्चा हो गई, फिर आपस में ये बातचीत होती रही, ये सब होता रहा। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम एक उच्चाधिकारी आए हैं और उन्होंने केवल प्रश्न पूछे और हमने जवाब दिया और फिर वो वापस चले गए। यहाँ पर आदान-प्रदान जो है वो दोनों तरफ से बिल्कुल बराबरी के दृष्टिकोण से जब होने लगा, तो बड़ा आनंद आया उसको देख कर के। और फिर उसके बाद सबने कहा कि अब हम जा रहे हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटे का जो समय होता है, उसके बाद वो चले गए।
और फिर अगले दिन वहाँ पर से इनका प्रेज़ेंटेशन हुआ। ये अधिकारी का प्रेज़ेंटेशन हुआ। वो बात तो हमें बाद में पता लगी। तो उन्होंने कहा कि हमने पहली बार अपनी ज़िंदगी में महिलाओं को देखा है जो ऐसे खुल कर के हमसे प्रश्न उन्होंने कर दिए और ऐसे प्रश्न किए कि किसी और की हिम्मत नहीं हुई है, हमारे महकमे के हमारे जूनियर जो हैं या कोई भी और अधिकारियों की ऐसे हिम्मत नहीं हुई कि हमसे ऐसे प्रश्न करें, ऐसे महिलाओं ने हमसे प्रश्न किए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये महिलाएँ सशक्त हो गई। ऐसा उन्होंने वहाँ पर फीडबैक दे दिया तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया, हमें लोग कह रहे हैं, "अरे! उन्होंने तो ऐसा कह दिया, अरे! यहाँ पर ऐसा हो गया।" अकेडमी में अगली बार मैं गया, तो उन्होंने कहा, "अरे! उन्होंने तो ऐसे बात कर दी, उन्होंने तो आपने महिलाओं के साथ आपने क्या कर दिया? कैसे उनको घुट्टी पिला दी?" तो मैंने कहा, "ये जो है ना, ये इन्होंने सुन लिया हमारी बात को, इनकी बात सुन ली और उसको समझ लिया, तब जा कर के उनको समझ में आया। नहीं तो क्या होता है कि हम सुनते नहीं हैं फिर हमें समझ में नहीं आता है या हम समझ लेते हैं, लेकिन हम उसके बाद के कुछ कर नहीं पाते हैं या हम करते भी तो हैं, तो हम दूसरों को नहीं बताते हैं। तो ऐसा एक बड़ा-सा सुंदर-सा अनुभव रहा जो कि बहुत याद आता है कि ऐसी भी घटना रही और उससे एक हमारे हमारे कार्यों के प्रति और हमारी संस्था के कार्यों के प्रति लोगों के मन में, वहाँ के शासन-प्रशासन के मन में एक अलग तरह से एक भावना हो गई और उस तरह से उसको आगे हमारा कई सारे चीज़ों को हमने किया सरकार के साथ मिलकर के। कई सारे उसके अनुभव अलग से हैं और दूसरा एक और अनुभव ये भी रहा कि जब हमने अपना कार्य करना शुरू किया था, मैंने अपना कार्य करना शुरू किया था 1 साल, 1.5 साल, 1 सवा साल ही हुआ था। तो एक दिन अखबार में एक बड़ी न्यूज़ छप गई पहले पन्ने में तो नहीं थी, तीसरे चौथे पन्ने पर न्यूज़ थी। अमर उजाला करके कुछ ही अखबार निकलते थे उस टाइम पर। उसमें न्यूज़ छप गई कि ये संस्था जो है, ये तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित की जा रही है और इसमें यहाँ पर लोगों का धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं और प्रत्येक धर्म परिवर्तन करने पर ₹10,000 दिए जाते हैं। अब ये न्यूज़ आर्टिकल जो है, आ गया हमारे सामने भी आ गया। तो हमने कहा ये तो ऐसा वो हो गया, ये पता नहीं किसने लिखा है, क्या सोच के उसने किया है, कहाँ पर किया है, किसने किया होगा ऐसा। तो हमारे तरफ से हमारे टीम के कुछ एक लोगों को बात की, चर्चा की और उनसे कहा कि ये जो है, ये जो भ्रामक खबर निकाली जा रही है, इसके बारे में अमर उजाला का जो कार्यालय है, करीब 180 किलोमीटर दूर था हमारे से, 4-5 घंटे का समय लगता था। वहाँ पर 4-5 लोग जाएँ और जाके वहाँ के जो एडिटर हैं, जिसने इसको एडिटर है और अगर वो पत्रकार मिले तो उसके बाद को उनकी बात सुनो, उनकी बात को उनको समझा के आओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उस तरह से उसका एक शुद्धि पत्र वो निकालने का प्रयास करें। तो हमारी टीम के 4-5 यूथ और उसमें स्थानीय लोग भी थे, गए वहाँ पर फ़ोन तो होते नहीं थे, वहाँ पर गए, उनसे एडिटर से मिले, उनको समझाया, अपने कार्यों के बारे में बताया और फिर उसको समझा कर के फिर उसको जो भी इसमें अगली कार्रवाई हुई, इस तरह से करते हुए उस चीज़ों का निस्तारण हुआ। कई सारी ऐसी घटनाएँ तो ये एक घटना ऐसी थी जिसमें कि हमें भी एक उसमें आश्चर्य में डाला कि हम ऐसा भी कुछ कर रहे हैं और इस तरह से कुछ लोगों के मन में इस तरह की भी चीज़ें निकल के आ रही हैं क्योंकि कोई संस्था थी भी नहीं उस जगह पर और हमारी संस्था में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर के थे, बाहर से आए थे। वो अंग्रेजी में आपस में बात करते थे, अंग्रेजी में ही बातचीत करते थे। तो शायद इससे समझ कर के जिसने भी पत्रकार ने सोचा या जो भी गाँव वालों ने फीडबैक दिया, जहाँ पर भी ऐसी घटना हुई होगी, वहाँ पर उन्होंने ऐसा ही न्यूज़ आर्टिकल में निकाल दिया। तो चलो इसका निस्तारण हो गया और कार्य जो है आगे आगे जो है हम आगे बढ़ते चले गए। तो ऐसी कुछ घटनाएँ जीवन में हमारे उसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रामीण परिवेश में रहते हुए बहुत अच्छा मेरा समय निकला। बहुत अच्छी तरह से इसको किया और जब इसको किया तो बहुत सारी अनुभव इस तरह से गाँव में जाकर के लोगों के साथ मिल कर के, उनके साथ बातचीत करके, उनको सुन कर के, मुझे लगा कि सुनने से हम कई बार लोगों की बातों को, भावनाओं को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। एक तो सुनना हो गया, दूसरा समझना हो गया। दूसरा समझने के बाद उसके ऊपर कार्य करना हो गया कि अगर हमने समझ लिया है और सही रूप में समझ लिया है,
तो हमने क्या कार्य किया, उसके आधार पर क्या हमने अपने जो गतिविधियां थी उसमें क्या कुछ परिवर्तन किया या नहीं किया। तो ये सब एक पूरे साइकिल की तरफ इसको समझना है, एक चक्र है। और करने के बाद फिर से उसको मूल्यांकन करना है और फिर से पूछना है कि जो हुआ है वो कितना सही हुआ है या कितना सही नहीं हुआ है, या इसमें क्या कमी रह गई है। तो इसको एक चक्र के रूप में जब हम समझ पाते हैं और उसमें कार्य करते हैं, तो हमारी निरंतर जो है कार्यों की में गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, और कार्यों के कार्य हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ऐसे कुछ अनुभव इस बार हमारे जीवन में रहे, मेरे जीवन में रहे। और जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, उसमें इस तरह से और भी बहुत सारी घटनाएं जीवन में घटती रही। और ये सार्वजनिक जीवन की, इसमें सरकार के भी लोग आए, स्थानीय समुदाय के भी लोगों के साथ मेल-जोल होते रहा, बातचीत होते रही। और निरंतर हम कुछ गलतियाँ करते रहे, कुछ हम अच्छा करते रहे, और ये निरंतर ये कार्य को करते हुए धीरे-धीरे ये सब कार्य करते हुए 11 साल मुझे जब हो गए थे, अचानक से ही एक दिन मौका मिल गया, बिना किसी चीज़ को करे हुए, बिना किस मेहनत किए हुए, कि एक कार्यक्रम सरकार का चल रहा था, विश्व बैंक का। और ये विश्व बैंक के लोगों के साथ मेरा अच्छा परिचय हो गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे रिकमेंडेशन कर दी, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझसे रिकमेंडेशन कर दी कि आप अब ये राज्य स्तरीय जो कार्यालय है उसमें आपको बुलाया जा रहा है, और इसमें आप कर दिए। सरकार के कुछ लोगों को बता दिया, और वहां से मेरे पास फिर फोन और कम्युनिकेशन होना शुरू हुआ। और फिर अचानक से ही बहुत सारी घटनाओं के बीच में ही जब मैंने इसको मना भी कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि फिर मैं फाइनली उस कार्यक्रम का, जो कि विविधीकरण के ऊपर कार्यक्रम था, वहां पर मुझे उस कार्यक्रम में मैंने ज्वाइन कर लिया। और मजेदार बात ये रही कि मेरी संस्था तो मुझे छोड़ नहीं रही थी जाने के लिए। तो जब फिर बात आगे बढ़ी, तो मुझे डेप्यूटेशन पर, 2 साल के डेप्यूटेशन पर संस्था की तरफ से सरकार के उस प्रोजेक्ट में भेज दिया गया, लिखित रूप में कार्रवाई हो गई। और मैं अचानक से ही एक गांव से बैठ करके उसकी राज्य की राजधानी के कार्यालय में आकर के यहाँ पर प्रकट हो गया, जिसको कहते हैं। बिना बिना कुछ किए, बिना कुछ एग्जाम दिए, बिना कुछ अप्लाई किए, बिना कुछ दिए, इंटरव्यू हो गया था, फॉर्मेलिटी का एक इंटरव्यू टाइप का हो गया। और फिर पद मुझे मिल गया। और मैंने फिर कई जगह पर कई सारे विभागों के साथ मेरा समन्वय उसमें हो गया, क्योंकि मुझे जो कार्य दिया था वो बड़े अलग तरीका का कार्य था। और संस्थाओं के को कार्य के साथ जोड़ना था, इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना था। कुछ ऑलरेडी जुड़े हुए थी, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना था। और बस बाकी चीजें तो मुझे जो करनी थी वही मुझे करने की जिम्मेदारी दे दी थी, कि चलो इसको भी तुम कर लो और इसको भी तुम कर लो। और जो भी था, कई सारी चीजों को करने का मुझे मौका मिल गया। और विभिन्न विभागों की बहुत सारी अधिकारियों के साथ, जो समय नोडल के रूप में हमारे प्रोजेक्ट के साथ थे, उनके साथ में समन्वय हो गया, क्योंकि हम महीने में एक दिन मीटिंग होती थी उनके उच्च अधिकारियों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। और बाकी टाइम पर तो जो थे, जो परियोजना चल रही थी, उनके साथ भी उनका चल रहा था। और मैं जिन अधिकारियों के साथ मैं रिपोर्ट करता था, वो वन विभाग के अधिकारी थे, कंजर्वेटर रैंक के अधिकारी थे। तो उन्होंने बहुत मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दी काम करने की, मेरी बात को सुना, और मैंने भी कार्य को के अनुरूप करने का प्रयास किया। और बीच में एक दिन अचानक मुझे, जो हमारे वित्त के संचालक थे, उनको कहीं जाना पड़ा 15-20 एक महीने के लिए। तो मुझे अचानक से उसकी जिम्मेदारी, वित्त की भी जिम्मेदारी दे दी गई। हालांकि मेरा कोई इसमें अनुभव नहीं था, मैं पहले अपनी संस्था में सेक्रेटरी था, अपने कार्य करता था। लेकिन मुझे लगा ये तो सरकार का इतना बड़ा कार्य है, कई करोड़ों की इसमें योजना है, तो इसमें मैं कैसे संभालूंगा। तो मैं डरते डरते अपने उनके पास गया, और उनसे मैंने कहा कि सर, ये आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन मैं कैसे संभालूंगा, कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, पैसे का मामला है, सरकार का मामला है।
तो उन्होंने बड़े आराम तरीके से मेरी बात को सुना और कहा कि अरे ऐसी क्या बात है, अरे गलती भी हो जाएगी तो क्या हो गया इसमें, उसका सुधार कर लेंगे, हम इसीलिए तो बैठे हैं कि सुधार हो जाए इसमें। तो इतना सुनना था कि मेरे अ, अंदर की जितने भी डर थे, जितने भी भावनाएं थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई और मैंने अपना वित्त संचालक के रूप में अपने जो कार्यभार दिया था बिल्कुल अच्छी तरह से उसका किया। पहला चेक का जो निस्तारण मेरे तरफ से किया गया, मेरे अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी के नाम पर चेक था, मेरे विश्वविद्यालय के नाम पर एक सेंटर बन रहा था, 99 लाख का उस समय एक चेक मेरे साथ हस्ताक्षर हुआ। ये याद करने वाली चीजें हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो और अपने विश्वविद्यालय के नाम पर भी मैं एक चेक 99 लाख का 1 करोड़ ही लगा लीजिए उसका मैं निस्तारण करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा आनंद आया। और फिर ये समय भी बीत गया और फिर हम बाकी काम को अपना करते रहे। कई सारी चीज़ों को मैंने उसमें किया। उसमें से फिर एक काम जिसमें असफलता मिली, वो ये थी कि एक इस परियोजना में रोड भी बन रही थी। तो छोटी-छोटी ग्रामीण सड़कों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कें बन रही थी। तो एक मैंने कहा कि ये रोड तो बन रही है लेकिन रोड की वजह से बड़ा नुकसान होता है। कटाव होता है, मलबे को इधर फेंक देते हैं। तो एक रोड का तो कम से कम चयन करें जो कि पर्यावरण आधार पर ज़रा सही से बने, उसका मलबे को इधर-उधर नहीं फेंकें, उस पर लैंडस्लाइड नहीं हो। और मेरा कुछ अनुभव नेपाल में था, एक नेपाल में एक रोड बनी थी, 108 किलोमीटर लंबी। तो उस रोड में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन रोड के नाम से वो थी। मैंने उसको देखा नहीं था, मैंने उसके बारे में पढ़ा ज़रूर था, उसके बारे में मैंने चर्चा ज़रूर की थी। तो मैंने वहाँ से उसकी किताब की उसकी जो डॉक्यूमेंट है उसको मँगाया नेपाल से, पोस्ट से, चिट्ठी भेजी, वहाँ से जवाब आया। मैंने फिर किताब को दिया, विश्व बैंक के सामने रखा, उसके साथ सरकार के सामने रखा और ये एग्री हो गया कि एक रोड भी चिन्हित हो गई 4.25 किलोमीटर की। और उस रोड में जाके उसकी पूरी डीपीआर भी हमने बना दी। मैं खुद उस रोड में पैदल चला शुरुआत से लेके अब तक। एक छोटी-सी रोड थी, उसको बड़ा होना था। तो हमने पाया करीब 20,000 टन मलबा निकलेगा और इसका इस तरह से निस्तारण करेंगे। ऐसा ये करेंगे, जो उसकी लागत थी, उस समय रोड बनने की लागत 35 लाख रुपए पर किलोमीटर थी। हमारी लागत 50 लाख पर किलोमीटर हो गई, तो 5 चक्कू 20, 2 सवा 2 करोड़ रुपए से हम एक उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र की पहली ग्रीन रोड को बना सकते थे। वो सारी तैयारी उसमें हो गई। लेकिन जब ये मंजूर नहीं था, वो सारी हो गई, टेंडर भी निकल गए, सारा सब कुछ हो गया। लेकिन जब टेंडर खुलना था जिस दिन, उस दिन जो हमारे इंजीनियर थे, उसको टेंडर को खोलने में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। विश्व बैंक ने वो टेंडर को खारिज कर दिया। नहीं तो ये रोड हमारी एक पहली एक उदाहरण के रूप में, पर्वतीय क्षेत्रों के उदाहरण के रूप में होती और टेंडर विस्तारित निरस्त हो गया और इंजीनियर्स को भी वहाँ पर बुलाया गया, उनकी क्लास लगाई गई। मुझे भी बुलाया गया, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। वो प्रोजेक्ट के लास्ट फेज़ में लगभग वो कार्य होना था। तो उस चीज़ से हम रह गए और कुछ चीज़ें हमारी ऐसे ही फिर कुछ अनुभव फिर ऐसे भी रहे, कुछ अच्छे अनुभव रहे, कुछ खराब अनुभव रहे। तो ऐसे ही अब मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ और मैं जी अगर कोई सर। प्रश्न है, कोई टिप्पणी है और किसी के अपने अनुभव है ये सुनने के ऊपर जो मैंने बात कही थी कि हम अपनी बात को हमारे सुनने पर क्या अनुभव रहे और हमने कैसे सुना, जो हमारे अधिकारी हैं, क्या हमारी बात सुनते हैं? क्या वो समझ पाते हैं? और क्या उसके आधार पर वो कार्य कर पाते हैं? उसके बारे में अगर कोई टिप्पणी, सुझाव, कमेंट अनुभव है, तो उनका भी स्वागत है। जी, मैं नमस्कार। लेता हूँ सर। और सर मैं लेता हूँ, बहुत अच्छी यात्रा आपकी रही। और हैंड रेस करें अगर किसी को कोई क्वेश्चन रखने हैं सर से या पूछना है, तो प्लीज अपने अपने हैंड रेस करें। और सर ने जो यात्रा का वर्णन किया, बहुत सारा ज्ञान उसमें हम लोगों को प्राप्त हुआ। और मुझे तो सर के साथ बहुत लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा सर का हमेशा में जो टारगेट रहता है वो मिसाइल की तरह प्राप्त करना, वो हमेशा याद रहता है। और कोई भी टारगेट हम लोग उसी टाइप बनाते हैं जो सर ने जैसा हमें मार्गदर्शन दिया। मैं डॉक्टर किशोर सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर किशोर सर हमें।
धन्यवाद शरद जी। पवन सर ने बहुत अच्छे से उनके दिल की बातें बताई, उनके जो अनुभव है वो बताए, और उसी में कल जो मेरी बात थी कि रोल मॉडल है। रोल मॉडल यानी कोई व्यक्ति होता है, ऐसी नहीं है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि व्यक्ति होता है, हाँ कई बार व्यक्ति होता है, लेकिन कुछ संस्थाएं, कुछ एक्सटेंशन वर्क में जो जहाँ पे काम किया, वो दायरा, वो ग्रुप, ये भी रोल मॉडल्स होते हैं। और सर के कथन से यही बात आई है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के साथ में जो बात की, लोगों की बात सुनी, महिलाओं को अपलिफ्टमेंट के द्वारे जो बातें करवाई, यही उनके रोल मॉडल है। क्योंकि आमतौर पर जो आदमी, जो अंत्योदय जिसको बोला जाता है, कि जमीन पे जो लोग बैठे, जमीन के तबके में जो लोग बैठे हैं, उनके साथ में उनके समय के अनुसार खुला बोलने का मौका देते हैं, और उसमें से जो बातें आती है वही सही, जो रोड मैप बनाना है उनके प्रगति का, वही होता है। सर ऐसे ही अनुभव कई जगह पे हमने देखे हैं। हम मैं तो तरुण शांति सेना, जो विनोबा जी की सेना थी, वो 1975 से उससे जुड़ा था। फिर जयप्रकाश नारायण जी की जो सेना थी, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, और उसके बाद में मेरे कई साथियों ने, किसी ने 50 गांव में, किसी ने 200 गांव में, कुछ डॉक्टर थे, कुछ प्रोफेसर थे, मेलघाट में, अलग अलग जगह पे गए वो, और वहां पे उन्होंने 5-50, किसी ने 200 गांव में काम किया, और उनके साथ में काम करने का मुझे जो मौका मिला, उसमें भी यही बातें आई कि लोगों के साथ में मिलो, लोगों के साथ बात करो, उनकी बात उनके अनुसार सुनो, और उसमें महिलाएं है, बच्चे हैं या बुजुर्ग है, उनको बात करने का मौका दो, तो ही जो वहां से वहां की जरूरत है। नहीं तो आमतौर पर सर के कथन में बहुत अच्छी बात आई कि फिर आईएएस अधिकारी क्या करते हैं, किसी होटल में, 5 स्टार होटल में, या वहां पे जो भी रहते हैं, वहां पे एक मीटिंग बुलाते, 2-4 लोगों को बुला लेते हैं, और वहीं पे उनका स्टाफ रहता है, और उसी के हिसाब से वहां पे वो पॉलिसी तय करते हैं। पॉलिसी वहां पे तय नहीं होती। हाँ, उनको कंपाइल करने के बाद में उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो अलग बात है, लेकिन जो फीडबैक आना है, वो फीडबैक तो गांव में जाकर, जहां जैसे जरूरत है, वो जरूरत है उन लोगों से सीख कर ही अगर रोड मैप बनता है, पॉलिसी बनती है, तो वही एक तरीका होता है। और सर ने वो जो तरीका उनके जीवन में अनुभव किया, इसीलिए उनका एक स्वभाव बन गया है। और योगाहार में हम बार बार देख रहे हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था, कि छोटे से छोटा आदमी, या नया जुड़ा हुआ भी आदमी है, या किसान है, जो भी है, जिसको थोड़ा बोलना भी आगे पीछे होता है, उसकी भी बात सुनने का, बोलने का। और दूसरी चीज जो कल भी चर्चा में आई थी, कि लोग जब बोलते हैं, तो जैसा सर ने दूसरा एग्जांपल में दिया कि आईएएस अधिकारी को बोल दिया कि तुमने क्या काम किया, यही से हकीकत होती है कि आमतौर पर हम जहां पे जाते हैं, वहां पे लोगों को बोलने को मौका दो, और उनके मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को मौका दो। तो निश्चित रूप से यही सर ने जो देखा है, उसी का एक हम देखते हैं एग्जीक्यूशन, कि यहाँ बार बार होता है। और यही चीज मैंने मेरे कई साथियों के साथ में कई गांवों में देखा है। तो वो वही फार्मूला है, तो वो उस फार्मूले को यहाँ पे सर के अनुभव से, जिसको हम बोलेंगे वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन बोलते हैं, तो वही बात देखी है। और निश्चित रूप से सर यही तरीके से योगाहार और आपके साथ में काम करने वाले हम सब साथी, जो पोरी में काम करते हैं, हरिद्वार में आपके साथ में काम करते हैं, वहीं पे देखा है। एक अंतिम बात मैं बोलूंगा कि सर ने जो कहा कि उनके अनुभव से, कि नया काम को लो, गलती हुई तो हम देख लेंगे, यह जो तरीका आया वो भी उनके कथन से आया, कि अगर हम ऐसा मौका लोगों को नहीं देंगे, तो लोगों में तो डेंगे आएंगे, नया काम करेंगे ही नहीं। जैसा अपन किसानों की बात बोलते, भाई नया क्रॉप लगाओ, नई टेक्नोलॉजी लगाओ, नए तौर तरीके अपनाओ। हाँ, होंगी गलती, थोड़ी बहुत होंगी, थोड़ा सा छोटा प्रयोग करो, लेकिन अगर ऐसी हिम्मत हम देंगे नहीं, तो निश्चित रूप से लोग दूसरे तरीके, तौर तरीके अपनाने को तैयार ही नहीं होंगे। तो यही भी प्रेरणा निश्चित रूप से इस योगाहार मंच में हमको सर से हमेशा मिलती रही, उनके कथन से भी ये हुई, और आगे भी ऐसी प्रेरणा देने का, और बात साझा करने की, सबको बोलने की, और सबके अनुभव से संपन्न होने का यह मंच पवन सर के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आगे भी प्रगति करेगा। इस शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जी, मैं डॉक्टर दुबे की एक बात मुझे ध्यान आ गई
मैंने ये देखा कि जब ये स्वजल का कार्यक्रम था, ये पानी और शौचालय बनाने का जो कार्यक्रम था, उसमें चूंकि उत्तर प्रदेश के उस समय उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी थे, अलग अलग विभागों डेपुटेशन से उस संस्था में आए थे, उस प्रोजेक्ट में आए थे, और उनमें से जो अधिकारियों ने गांव के स्तर पर काम किया, गांव में जाकर के वो पैदल गए, उसमें से कई का हमारा परिचय हो गया, मीटिंग के दौरान थोड़ी सी पहचान हो गई। वही अधिकारी जब उत्तराखंड बन गया और उसके बाद वो उनको अपने संबंधित विभाग में उनको जो भी दायित्व मिला हुआ था, चाहे वो उच्च स्तर पर थे, चाहे वो नीचे लेवल पर थे, जो भी स्तर उनका था, उनके कार्य करने की जो अनुभव का जो शैली थी, उस पर मैंने परिवर्तन देखा, तुलनात्मक रूप से उन अधिकारियों का या उन व्यक्तियों का जिनका कि इस तरह से स्वजल के जैसे कार्यक्रम में कार्य जिसमें नहीं किया। तो हम तुलना कर पाए कि कौन अधिकारी जो है वो संवेदनशील हो गए हैं, कौन अधिकारी हमारे जो है लोगों की बात को सुन रहे हैं, और कैसे वो किसी एक समस्या को या पब्लिक के साथ उनका डील करने का क्या तरीका है। तो ये भी एक प्रभाव जो है वो तुरंत नहीं आया, वो तुरंत हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके कुछ साल बाद, 4-5 साल के बाद जब ये उत्तराखंड बना और वहां पर इनकी अधिकारी लोगों की पोस्टिंग हुई, कुछ ही थे, गिने चुने ही थे, 10-15 ही होंगे, लेकिन वो अच्छी पोजीशन में आए, जो भी रहा, उनके कार्य करने के तरीके में बहुत ज्यादा परिवर्तन तुलनात्मक रूप से देखने को मिला। तो उसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा अनुभव सरकार के अधिकारियों को भी कई बार नहीं मिल पाता है, और वो केवल अपने ऑफिस की और अपने बाकी ब्यूरोक्रेसी की या पॉलिटिकल सिस्टम के पीछे ही लगे रहते हैं। उसी को सेट करने में उनका समय ज्यादा बीत जाता है। जब उनको अवसर ही नहीं मिलेगा तो उनकी संवेदना कैसे आएगी, और कैसे फिर वो पब्लिक डीलिंग का काम संवेदनशील तरीके से, अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये भी मेरा एक अनुभव रहा है इसमें। जी। जी मेहरा जी, आपका आपका प्रश्न है। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही सर। और जैसे कल मैं और शरद भैया एक जगह जा रहे थे, तो हम चर्चा कर रहे थे कि मेरी आदत जो है वो सुनने की कम, बोलने की ज़्यादा है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। योगाहार में भी आपने देखा होगा, पहले ही प्रश्न मेरा ही होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, कल हमें एक शिक्षा मिली, यदि हम सुनेंगे तो ज़्यादा लोगों से ग्रहण करेंगे और बोलेंगे तो फिर वो हम बोलेंगे। और परंतु ये कारण है वो शिक्षक का, क्योंकि मुझे तो विद्यार्थियों को प्रश्न करना सिखाना ही है। यदि वो प्रश्न नहीं करेंगे तो फिर वो उनकी नहीं बताएंगे तो वो कैसे हल होगा। तो इस तरह से, और जो आपने कहा सर कि संस्था में काम करने से बहुत अनुभव आते हैं, मैंने भी एक ग्राम संस्था के साथ काम किया और उनसे बहुत अनुभव आया। और उसके बाद जैसा कि आपको जो अवसर मिले, ऐसे ही अवसर सर मुझे भी मिले। मुझे काम दे दिया गया कि आप जो है साक्षरता मिशन में काम करेंगे। मैं तो शिक्षक, साक्षरता मिशन में काम दे दिया। राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन में काम दे दिया। तो मुझे कुछ कारणों से तो छोड़ के जाना पड़ा, वो अलग कारण है, परंतु ये अनायास ही जो अपने अनुभव रहते हैं उसका फायदा मिलता है सर। ये तो हमने अनुभव किया है। और साक्षरता मिशन से जो महिलाओं के बीच, जैसा आपने कहा, तो महिलाओं को मुखर करना हमारा काम ही था, उनको साक्षरता में लाना काम था, उन्हें सिखाना था, या उन्हें अक्षर दूत बनाना था, अक्षर मित्र बनाना था। तो भोपाल से एक बार हमारे अधिकारी आए। अब जिले भर में उन्होंने कहा बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो बड़ी चिंता कि भाई कैसा क्या होगा, किसको पकड़ो। तो उन्होंने कहा मेहरा जी को बोलो। अब सर हमारे पास के गांव था, वहाँ हमारी कक्षा लगती थी। अब जैसे ही हम लोग गए कि भाई इनको ले जाओ, बता खिलाओ, गए तो सर वो तो बेचारी सब सोयाबीन काट रही। उनने जो देखा, सर आइए सर, आइए 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 भाई खेत में। आप भाई उनकी गाड़ी रोक दे, भाई खेत में खड़े हो गए और भाई काट रहे थे। तो वो देख कर कि आप पढ़ती हो, उन्होंने कहा पढ़ते हैं। क्या पढ़ती हो? तो उन्होंने जो किताब हम पढ़ाते थे वो उन्हें बता दी, और जो भी कुछ चीजें थी जो उन्होंने पूछा उनके बड़ी संतुष्टता से
वो संतुष्ट हो गई। अब कहने लगे अब मुझे कहीं नहीं जाना। जिस समन्वयक को उनके अक्षरदूत पहचानते हैं वो दूर से ही जानते हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, चलो कहने लगे वापस। तो सब वापस हो गए सर। इस तरह से यदि हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लाभ मिलते हैं और अनुभव भी आते हैं। तो ये जो संस्थाओं में काम करने का बहुत अद्भुत है। तो संस्थाओं से बहुत शिक्षा मिलती है और ग्राम में अपन काम करेंगे तो निश्चित जैसे आदरणीय हमारे दुबे जी ने कहा कि पवनार में तो सब में हम भी गए पवनार, और पवनार में जो है सबके सब जो महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी है। तो संस्थाओं में जिनको भी मौका मिले यदि वो ऐसा काम करते हैं तो निश्चित रूप से, और अभी जो हम काम देख रहे हैं जो कर रहे हैं, तो वो भी क्षेत्र जो है जो क्षेत्र है वो लगभग ऐसा क्षेत्र है कि आदिवासी क्षेत्र है। अब उसमें यदि हमें काम करने का अवसर मिल गया तो निश्चित रूप से जिन भावनाओं के साथ आपने काम किया है उन्हीं भावना के साथ हम भी उस क्षेत्र में काम करने का प्रयास करेंगे। जी ओम। बहुत अच्छा दादू, और बहुत अच्छी आपने बातें रखी। अब मैं पवन सर से एक चैप्टर सर चाहता हूँ कि आपकी शादी कब हुई, कैसे आप इस क्षेत्र में बढ़े, वो भी सर हम चाहते हैं कि आप सदन में बताएं। जी 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 शरद जी, बहुत मैं तो गांव में ही काम कर रहा था और मेरी कभी प्लान ये था कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उससे फिर मैं अपने कार्यों से शायद भटक ना जाऊं। तो ऐसी मन में तो इच्छा थी, तो हमेशा ही मैंने मना कर दिया था, क्योंकि घर के की इच्छा तो थी कि मैं ऐसा करूं, आगे इससे वंश बढ़ेगा, ऐसे उसमें बात होती थी। लेकिन मैं तो रेजिस्ट कर रहा था, और फिर ये अचानक कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई। अब मैं उसको घटनाक्रम को नहीं बताना चाहूंगा कि ये शादी तय हो गई, और फिर मैं सोच रहा था कि मैं तो हर हालत में मना करूंगा, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं इसको नहीं कर पाया। और फिर शादी हो गई, और फिर मेरी वाइफ जो है वो एमएससी पढ़ी हुई है, और अच्छे उनका एजुकेशन थी। लेकिन फिर वो मेरे साथ ही गांव में रहने लगे, और हम लोगों ने साथ ही वहाँ पर काम करना शुरू किया। और काम उसमें नहीं किया, काम करने की इच्छा थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि काम भी नहीं हो पाया। हाँ, इससे मिलती जुलती कुछ एक घटनाएं ऐसी रही कि हमारा अच्छी तरह से जीवन चल रहा था। हम अपने घर में बहुत सारे हमारे स्टाफ आके खाने के और बाकी सब व्यवस्थाएं वगैरह करते रहते थे, खिलाते रहते थे, और कुछ स्टाफ को आते था, और फील्ड में भी हम लोग कई बार विजिट हमने किया, कई बार साथ भी जाकर के किया। इससे मेरा जो फायदा हुआ है वो ये रहा कि जब मेरी शादी हो गई, और ये महिलाएं जो मेरे साथ गांव में जुड़ी हुई थी, और वैसे तो अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरी शादी हो गई तो इनका जुड़ाव मेरे प्रति और हमारे प्रति और अच्छी तरह से हो गया। और अच्छी तरह से इनकी भावनात्मक रूप से ये मुझसे मुझसे भी और मेरे वाइफ के साथ भी अच्छी तरह से जुड़ गई, और हमें अपने कार्य करने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। और लेकिन उसके बाद हाँ, उस समय फिर क्या हुआ कि मेरी जो बेटी है उसका भी उसी गांव में जहाँ हम रहते थे, उसका जन्म भी उसी गांव में ही हुआ। और हमारे पास एक स्वास्थ्य का एक कार्यक्रम था, तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तरह का कोई वो नहीं रहा। और वहाँ के जो स्थानीय ग्रामवासियों का भी भरपूर सहयोग मिला, और इस तरह से फिर ये कार्य आगे चलते रहा हमारा। मेरी वाइफ ने एक्चुअली कोई नौकरी कभी नहीं की, लेकिन उनका जो जुड़ाव था समुदाय के साथ वो बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छी तरीके से उसका कनेक्ट जो था वहाँ पर समुदाय के साथ था। तो इस तरह से हमारी यात्रा निरंतर ऐसे चलती रही, और मेरे साथ करीब 5-6 साल
तक ही मतलब हम गांव में रहे, साथ में रहे, और उसके बाद फिर मैं शहर में आ गया। फिर ये 1-2 साल में अलग रहा, और फिर वो भी हमारे फिर मेरा जो बेटा था उसका जन्म देहरादून में हुआ, तो फिर ये भी सब यहीं पर ही मेरे साथ ही आ गए, और हम यहीं पर ही लगभग सेटल हो गए, देहरादून में ही हम जम गए, और तब से हमारा कार हम यहीं पर ही हम लोग साथ रह रहे हैं। और तो इस तरह से शरद जी, बस एक लंबी चौड़ी कहानी है, इन शॉर्ट मैं अभी बता रहा हूँ उसको। बहुत बहुत अच्छा है सर। और सर हमें एक और घटना याद है कि आपके एक बड़े भाई हैं जो डॉक्टर हैं, और वो हमारे आचार्य शर्मा जी के परिवार का भी इलाज करते हैं और काफी लोगों का। तो उनके विषय में भी थोड़ा बताइए कि वो मतलब एमडी हैं कि क्या रहे। तो वो भी काफी प्रसिद्ध हैं हमने सुना। तो थोड़ा सा उनके विषय में भी अगर हमें जानकारी मिले। जी जी जी, वो भाई साहब जो है वो एमडी है, मेडिसिन से हैं। राम मनोहर लोहिया में उन्होंने काम किया, और वो उन्होंने काफी समय रामकृष्ण मिशन के साथ उन्होंने अपना लगाया है। और उसके बाद फिर ये अब सेवा भारती के साथ एक हॉस्पिटल्स बने हैं कई सारे उत्तराखंड में, सभी धामों में हॉस्पिटल्स बने हैं, उनका भी वो संचालन देख रहे हैं। और बाकी एक हॉस्पिटल हरिद्वार में है, उसमें भी वो बैठते हैं। उनका भी जो ध्येय है वो ये है कि हम हालांकि वो एमडी मेडिसिन के हैं, लेकिन उनका ध्येय ये रहता है, उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं यूपी के और नजदीकी बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, इस तरह से। और उनको यही कहना होता है कि आपकी जो मेडिसिन है उसको मुझे जीरो पर लाना है, 6 महीने में, 1 साल में। अगर आप मेरी कही हुई बातों का विश्वास करेंगे तो आपको बाहर से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, आपने अपने खान पान पर, बाकी सब चीजों पर ध्यान रखना है। तो ऐसा करते हुए उनके कई सारे पेशेंट आकर के उनकी दवाइयों को भी उन्होंने छुड़वाया है, और कई तरह से कार्य उन्होंने किया है। डायबिटीज वगैरह पर भी उनका काफी, उनको कई जगह पर बुलाया जाता है, उत्तराखंड के भी उनको कई सारे सम्मान मिल चुके हैं अभी तक के। वो हरिद्वार में ही बेस्ड है। जी 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 सर, उन्हें भी हम चाहेंगे कि कभी मुख्य अतिथि हाँ उन्हें हाँ, हमारे सदन में बनाया जाए, और कुछ जरूर। ऐसी दवाओं के विषय में जो जीरो, इतनी बड़ी समस्या है जैसे शुगर है, बहुत बड़ी एक भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। और ऐसे लोगों की जो धरोहर है और जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होनी चाहिए। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कभी भी, जब भी उनके पास समय हो, तो सदन में एक बार उन्हें मुख्य अतिथि बनाने का अवसर मिल प्रदान करें आप। सर जी जी बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई हैं आज आपसे। और इतना सारा सर अनुभव, और इतने सारे अनुभव जो आपके हैं, ऐसा लगता है कि हम वो अनुभव प्राप्त करके काफी अपने आप को एक महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने काफी चीजें सीखी हैं। अब मैं इसी के साथ थोड़ा आगे चलता हूँ, और कोई अगर इसमें कुसुम भारद्वाज दीदी को बुलाता हूँ कि वो हमें और अपने कुछ सर से रखें और अपना कुसुम भारद्वाज। शायद कुसुम दीदी उसमें है कहीं पे। तो मैं अब कल्पना खोटले जी को बुलाता हूँ कि उनको पवन सर जी ने कैसे जोड़ा था, और क्या सर के विषय में उन्होंने सुना। जी, कल्पना दीदी। जी ओम भैया जी, धन्यवाद। सर जी ने कैसे जोड़ा था, एक 2023 में स्वामी जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें भारत के एक पहले इंटरव्यू हुई लोगों की। उन्होंने एक स्क्रॉल चलाया था आस्था चैनल पे, क्योंकि उसने नहीं तो ज़्यादा लोग आ जाते, लेकिन जो डेली जुड़ते हैं आस्था चैनल से, कि जो अपनी कुछ योगदान पतंजलि के माध्यम से देना चाहता है अपने जीवन का, जिसके 50 वर्ष उम्र हो गई है या फिर छोटे भी हैं, लेकिन पूर्ण अपना जीवन देना चाहते हैं, योगदान, उसके लिए एक शिविर था। तो आप घर में रह के भी योगदान दे सकते हैं या फिर बाहर रह के भी। तो उसकी पहले इंटरव्यू संतों के माध्यम से ली गई, उन्हीं लोगों को वहाँ पे
जाना था। तो ऐसे चिन्हित लोग आए थे वहाँ पे पूरे भारत के और सभी विभाग के, कृषि हो, वैज्ञानिक हो, फोर्स हो, सभी विभाग के, इवन जो भोजन बनाते उन लोग भी वहाँ अपना योगदान देना चाहते थे अपने कार्य करते हुए या पूर्ण जीवन। तो ऐसे में 10 दिवस का वो शिविर था और वो बहुत ही अद्भुत था। वो शिविर मेरे जीवन का एक परिवर्तन काल था और वो जिसमें वैराग्य सा एक था। तो स्वामी जी और आचार्य जी और भारत के ऐसे ऐसे विद्वत लोग थे जो छट छट कर आए थे, ऐसे छन कर आए थे। तो उसमें जो 10 दिवस का कार्यक्रम हुआ और स्वामी जी ने पूरा 10 दिवस जो हमारे जैसे लोगों को दिया, वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठते थे। फिर ऐसे पार्ट की सबसे पहले तो ऐसे भाग विभाग किया गया था कि आपको कौन से विभाग में जाना है, आपको कृषि में योगदान देना है कि आपको गौशाला में योगदान देना है कि आपको फोर्स में जाना है, क्योंकि वहाँ भी उसमें कि वहाँ पे या फिर आपको वैज्ञानिक के तौर पे काम करना है या फिर डॉक्टर के तौर पे काम करना है। ऐसे करके अलग अलग विभाग हुए। तो मेरा तो कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं था, बस योग से जुड़ी थी, तो मुझे लगा कि मुझे योग में जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं योग तो करती हूँ और कराती हूँ, पहले से ही योग क्लास मतलब ऐसे कॉलोनीज में जाके टेरिस पे जाके ऐसे लोगों को करती थी, क्लासेस लेती थी। लेकिन मुझे लगा कि अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, जमीन के लिए तो कोई नहीं जा रहा है, सब बड़े बड़े क्षेत्र में जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो एक अंदर से एक भावना उत्पन्न हुई, आत्मा एक कि नहीं, मुझे गौ माता के लिए, कृषि के लिए करना है कि जहरीला वातावरण हो चुका है। तो मैं कृषि के क्षेत्र में आ गई कि बताया गया कि ये वहाँ पे भाग है, आप जाइए। तो वहाँ पे 20-25 लोग थे और वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति देखा मैंने कि एकदम सहज थे। तो वो बड़े पोस्ट पे, लेकिन एकदम सहज, विनम्रता उनके चेहरे पे, ऐसे भाव। तो मैं अनायास ही एकदम से अंदर से ऐसा लगा कि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो गहरा है, बहुत व्यक्तित्व है, बहुत अनुभवशील है, लेकिन एकदम सहज, ऊपर से एकदम सहज, शांत एकदम। तो वो थे पवन सर। फिर से बातचीत हुई सभी से, तो सब सर ने बोला कि आप कौन से प्रदेश से, कौन से प्रदेश से, सभी प्रदेशों के फिर बताया कि आपके प्रदेश में ना वो है राज्य प्रभारी, आपके प्रदेश में वो राज्य प्रभारी। सर ने ट्रेनिंग दिया था हमें ऐसे ही मौखिक तौर पे कि कृषि में क्या क्या होता है, कौन से प्रदेश में क्या होता है, कैसे अभी करना है क्या। तो सर ने फिर मुनीलाल भैया जी का नंबर दिया था, सभी को दिया था अपने अपने राज्यों का। तो हमने नंबर ले लिया था। फिर कि योगहार प्रोग्राम के बारे में भी सर ने बताया था कि योगहार प्रोग्राम चलता है। तो वहीं से मैंने सर की एक छवि देखी थी। तब से मैं अनायास ही सर के प्रति एकदम से दंडवत प्रणाम। तो इस प्रकार से वो कार्यक्रम था, 10 दिवस का पूर्ण हुआ। उसके बाद फिर हम योगहार से जुड़ते रहे। बस छोटी सी बात। धन्यवाद। ओम। अच्छा दीदी, और यही हमारे पवन सर का जो ऑरा है वो बहुत विशिष्ट है, और उसके काफी करीब हम लोग भी रहे। और हमने देखा है कि पवन सर जिस तरीके से किसी काम को पकड़ते हैं और जो सिखाते हैं वो जीवन भर काम आने वाला होता है। और हमेशा उनके अंदर जो नम्रता और जो चीजें हैं वो बहुत विशिष्ट हैं। अब मैं सदन का टाइम हो चुका है और 8 बज चुके हैं। काफी लंबा सर का अनुभव रहा और हम लोगों को काफी अनुभव से फायदे मिले। अब मैं अगर रमेश दादू जी को बुलाता हूँ कि आज का समापन करें। जी। अरे हमसे करा लो, रमेश दादू से ना कराओ। अच्छा जी, आप हैं। अरे वो तो मुन्नीलाल सर हमेशा जी, बोलते आप रहते हैं। हम जी हमें ही आप मौका मिल जाए, आभार कर सके कम से कम, क्योंकि जी जी जी, महत्वपूर्ण आप विषय आइए पर और अपनी बातें मुन्नीलाल सर रखिए और आप आज का चर्चा। आभार करिए। जी मुन्नीलाल सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और जो हम आज प्रथम सत्र में आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, चूंकि एक कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक हैं और वो आज हमको योग करा रहे हैं, योग शिक्षक बन रहे हैं और वो कई क्लास ले रहे हैं। तो उन्होंने आज बढ़िया भव्य धन्यवाद। और एक दूसरे सत्र में आदरणीय पवन कुमार जी ने जो हम सबको अभी घटनाएं सुनाई हैं और उनको सुनने से निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन इन्हीं बातों को सुनने से आता है। और मेरा निवेदन है, सदन से निवेदन है और आदरणीय पवन कुमार जी से भी, कि जो जो आपके जीवन के जो अनुभव हैं
कैसे काम किया जाता है, भाव कैसे होते हैं, इन पर अगर हम चर्चा करते हैं तो निश्चित हम सबको दिशा मिलती है और हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे कई हमारे जो युगाहार कार्यक्रम के सदस्य हैं, निश्चित हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव है, लेकिन हम कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं और इनको निश्चित अभी और हम जानेंगे इस प्रकार के अनुभव कि समाज को व्यक्ति कैसे समस्याएं आती हैं, कितना होता है। और जैसा भावेश सिंह मेहरा जी ने कहा, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने बोला और आदरणीय हमारी कल्पना जी ने और अन्य लोगों ने जो सवाल किए हैं कि सुनने की क्षमता, जैसे मैं बताऊं आपको, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कह देता है तो उसको उस चीज का तुरंत वो जवाब देता, बुरा लगता, बुराई मान लेता है, आपस में वाद विवाद कर लेता है। लेकिन योगाहार कार्यक्रम में और हमने जब जो सीखा है कि अगर किसी ने हमारी कमी बता दी है तो उसको हम बुरा ना मान करके उसमें सुधार करने की क्षमता है, ये भी परिवर्तन आया है। तो अब आगे चूंकि समय हो गया है, आज 8:06 हो गए हैं, मैं चाहूंगा कि आगे भी ये चर्चा जारी रखें, हम सब लोग उससे और उस वक्त ये आवाज कट रही है सर। अच्छा अच्छा, तो उनका भी बहुत बहुत शादबाद, बहुत बहुत आभार विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत शादबाद, धन्यवाद। ओम। ओम जी ओम।